दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों आज हम इस वीडियो में साइंस क्लास 10th का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 के लिए जो आया है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम याद कर लेना क्योंकि दोस्तों 2023 एग्ज़ाम के लिए आपका पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है। पहले मैथ और हिंदी संस्कृत वगैरह में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया करता था, लेकिन इस बार से दोस्तों हिंदी संस्कृत मैथ ये सारे सब्जेक्ट में 60 ऑब्जेक्टिव देगा और 50 आपको टिक लगाना है। और साइंस सोशल साइंस में 42 देगा और उसमें से आपको 35 टिक लगाना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से याद करिए। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप टेलीग्राम से PDF में डाउनलोड भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम गए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद रखना। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से दोस्तों आप लोग क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन याद करते हो वो भूल ना पाओ, इसके लिए आपको अलग से टेस्ट भी टेलीग्राम पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। दोस्तों इस बार हम सभी को 400 प्लस का टारगेट रखकर पढ़ाई करना है। अगर 400 प्लस का टारगेट रखिएगा तो अभी से और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा तो 400 प्लस टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। तो आंसर आपका सी नंबर सही होगा। क्या होगा? सी नंबर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन से दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में हम लोग मुख्यतः अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप लोग जब भी बाल कटवाने सैलून में जाते होंगे तो वहाँ पर आपके सामने अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा, विभव कहे या फिर विभवांतर कहे, दोनों का सही मात्रक वोल्ट होता है। दोनों का सही मात्रक वोल्ट होता है जिसे हम कैपिटल V से सूचित करते हैं। आंसर याद रखिएगा, ए नंबर वाला सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या परिवर्तन पूछे, दोनों का दो दो नियम होता है। याद रखिएगा, दोनों का दो दो नियम होता है। आंसर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, दोनों का दो दो नियम होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। आंसर आपका ए नंबर वाला होगा। सब लोग याद रखिएगा, आंसर ए नंबर वाला होगा। दोस्तों मेहनत नहीं करिएगा तो कोई फल कैसे मिलेगा, इसलिए आप एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद रखना। अगर बाय द वे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भूल भी जाते हो तो मैं उसके लिए अलग से एक तरीका अपनाया हूँ जैसे कि आप लोग कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं भूल पाओगे। इस बार बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद करना है पूरा, मतलब कि 400 प्लस लाने के लिए, इसलिए टेलीग्राम पर आपको क्यूज़ देने के लिए प्लान बना लिए हैं कि जो भी आप क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव याद करोगे तुरंत शाम के समय में जाकर आप टेस्ट दे देना इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। बस एक बार टेस्ट दे दोगे तो पूरा क्वेश्चंस हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जाकर आप लोग टेस्ट भी दे दीजिएगा और इस क्वेश्चन को PDF में टेलीग्राम से ही आप लोग डाउनलोड करिएगा। सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सब लोग याद रखना सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं और आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो वर्ग के नाम से जानते हैं जिसको हम समूह भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसे ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, और वर्ग को कैलम बोलते हैं इंग्लिश में और समूह को ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना वर्ग या समूह दोनों रहेगा तो आप आंसर उस पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीतल है,
पीतल, तो पीतल सिंपल में आप लोग आंसर दीजिएगा सी नंबर, पीतल एक मिश्र धातु होता है। पीतल क्या होता है? पीतल एक मिश्र धातु होता है। तो आप लोग आंसर सी नंबर पर टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान आप सभी से पूछा जा रहा है। तो याद रखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर अम्लीय कहेगा तो 7 से कम हो जाएगा, अगर यहीं पर क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछता तो 7 से अधिक हो जाता, और उदासीन विलयन का पीएच मान पूछता तो 7 होता। तो देखिए तीनों ऑप्शन दिया है, अगर आप याद नहीं किए होंगे तो दिक्कत आएगा आपको एग्जाम में कि कौन सा टिक लगाए, 7 से अधिक, 7 से कम या फिर 7। तो याद रखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछे तो 7 से कम हो जाएगा, और यही क्वेश्चन पूछा भी है। क्षारीय पूछेगा तब 7 से अधिक टिक लगाइएगा, और उदासीन पूछेगा तो 7 या 7 के बराबर, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी थी। इसका आंसर ए नंबर वाला ही हो जाएगा, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन नामक वैज्ञानिक ने लिखी थी। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर वाला होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा ही ना होता है। तो आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर ए को, हरा ही होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है, मतलब कि रहते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा छात्र कंफ्यूज में पड़ जाते होंगे इस क्वेश्चन में कि अरे यार डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर तो हमेशा तो गंदा ही जल में पाएंगे, क्योंकि मच्छर तो साफ जल में पैदा नहीं होंगे, मच्छर तो एकदम गंदे ही जल में पैदा होते हैं। लेकिन उन लोगों का सोच गलत है। जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं ना, वो साफ जल से ही पैदा होते हैं, साफ जल से ही पैदा होते हैं। तो आंसर इसका ए नंबर होगा। अगर इसी पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला, तो अगर मलेरिया उत्पन्न करने वाला पूछ दे तो वो गंदा जल होगा, लेकिन डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वो साफ जल से ही पैदा होता है, ठीक है। आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक निष्क्रिय तत्व होता है। निष्क्रिय मतलब कि अक्रिय तत्व। तो अक्रिय यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अक्रिय को हम लोग निष्क्रिय भी बोल सकते हैं, क्योंकि हीलियम एक निष्क्रिय गैस होता है, निष्क्रिय तत्व होता है, तो उसको हम अक्रिय तत्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 14 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। प्रथम वर्ग के तत्व क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होता है। क्या याद रखिएगा? क्षारीय। आंसर आप लोग बी नंबर वाला याद रखिएगा। सब लोग कौन सा आंसर याद रखिएगा? बी नंबर वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तो परमाणु भार के बराबर होता है, परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान, तो आंसर आपका होगा बी नंबर, ठीक है। अगर आधुनिक पूछे तो वो परमाणु संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन वही पूछ ही दिया कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। और आधुनिक का नाम ले लिया तो आधुनिक ज़माने में संख्या के नाम से जानेंगे तो परमाणु संख्या हो जाएगा। और आवर्त कहेगा सिर्फ मेंडलीव का आवर्त कहेगा तो परमाणु द्रव्यमान होगा, लेकिन यहाँ पर संख्या होगा, ठीक है। आधुनिक कह दिया तो संख्या हो जाएगा, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। बी नंबर वाला ना होगा, हाँ बी नंबर वाला मेरे प्यारे दोस्तों, बी नंबर वाला होगा। सब लोग वीडियो को एक साथ लाइक कर दो, जो वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है सब लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? अयस्क मतलब कि है, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड किसका होता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम जिसको हम लोग Al से सूचित करते हैं, तो Al को हम लोग एल्युमिनियम बोलते हैं। और बॉक्साइड का मुख्य अयस्क एक एल्युमिनियम भी होता है। तो एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि बॉक्साइड होता है। और बॉक्साइड किस धातु का अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। और क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है, तो आप बॉक्साइड भी बता सकते हैं, उसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है। यहाँ पर अधातु पूछा जा रहा है। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। और
लेकिन हीरा तो उसमें अपवाद में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर देखिए, कार्बन दोनों में दिया, ए में भी दिया है और बी में भी दिया है, और दोनों कार्बन क्या है, अधातु है। तो अधातु है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रैकेट में एक में ग्रेफाइट एक में हीरा दिया होगा, तो जिसमें ग्रेफाइट होगा वही हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट अधातु विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे में कार्बन भी अधातु है, लेकिन ब्रैकेट में हीरा दिया तो यह नहीं होगा, ठीक है, ये इसके श्रेणी में नहीं जाएगा। आपका आंसर ए नंबर वाला होगा, ठीक है, ए नंबर पर टिक लगेगा। अगर बाय द वे कार्बन न देकर हीरा ग्रेफाइट सल्फर नाइट्रोजन दे तो अभी आप ग्रेफाइट पर ही टिक लगाइएगा। आपको अपवाद के लिए यहाँ पर समझा दिया गया है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कि लोहा पर जंग जंग यहाँ पर जंग होना चाहिए, ठीक है, जक लिख दिया गया है, ठीक है। तो लोहा पर जंग की परत चढ़ाने की विधि कहलाती है, तो यशद लेपन या जस्तीकरण कहलाता है, यशद लेपन या जस्तीकरण कहलाता है। आंसर ए नंबर वाला आपका सही होगा। आंसर सही क्या होगा, ए नंबर वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक वहाँ पर आप बता दें ना, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कौन सा विद्युत का सुचालक है, ना ही धातु का रहा है ना ही अधातु का रहा है। इसका मतलब ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यह ग्रेफाइट अधातु है। कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफाइट अधातु है। कार्बन के दो अप्रूफ होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर आपका यही होगा, डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन से, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन से ऐसे धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं है कि काटने में, ठीक है। तो ऐसे 3-4 तत्व होते हैं, जिसमें से एक का नाम दिया होगा सोडियम, जैसे सोडियम Na हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये सभी काफ़ी मुलायम होते हैं धातु, और इन सभी धातु को हम लोग चाकू से एकदम सिंपल तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सोडियम दिया है, कैल्शियम पोटेशियम नहीं दिया है, तो आप सोडियम पर टिक लगाइए, जो दिया है उस पर टिक लगाइए, गलत नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि गलत है तो गलत नहीं है, जो दिया गया है उस पर आप आसानी से टिक लगाइए, ठीक है। तो इसी बात पर सब लोग जय माँ सरस्वती कमेंट में लिखिए, तो सब लोग जय माँ सरस्वती कमेंट में लिखिए तो फटाफट, और सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप सभी को टेस्ट भी देना है इन सभी क्वेश्चंस का, और इसका PDF भी आप लोगों को डाउनलोड करना है, आंसर सहित आप सभी को देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, एक धातु, अब यहाँ पर देखिए धातु का दिया, तो जो सब ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होती है उसका नाम क्या है, चांदी उसका नाम होता है। Ag को ना चांदी बोलते हैं और Au के सोना बोलते हैं। तो चांदी जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा दोनों का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में किस धातु को हम लोग किरोसिन के तेल में डुबो कर मतलब कि रखते हैं। जैसे कि अभी 1-2 साल पहले आप सभी को राशन मिलता था, इस टाइम तो राशन आप सभी को मिल रहा है डीलर के यहाँ से, लेकिन दोस्तों कुछ मतलब कि 1-2 साल पहले आपको तेल भी मिलता था जिसको हम किरोसिन के तेल बोलते हैं, और अपनी भाषा में उसको माटी का तेल भी कोई बोलता है, कोई बोलता है कि ये माटी का तेल है, मतलब कि मिट्टी का तेल है, तो उसको हम किरोसिन के तेल बोलते हैं, ठीक है। तो उसी किरोसिन के तेल में किस धातु को हम लोग डुबो कर रखते हैं, उसका नाम है सोडियम। सोडियम धातु को हम लोग, ठीक है, सोडियम डाल, यानी कि Na, इसका संकेत Na हो जाएगा, और इसी को हम लोग मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। इस किरोसिन का तेल यानी कि मिट्टी का तेल, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये देखो, एक तरह से समझो तो ये जीके यानी कि दिमाग वाला क्वेश्चन है। ये तो साइंस का क्वेश्चन है मानते हैं, लेकिन एक तरह से दिमाग में सोचो तो इसका आंसर आपके पास ही है। जैसे कि इस समय बहुत ज़्यादा लोग सोना पर ज़्यादा मतलब कि चढ़ाव उतराव करते हैं, सोना खरीदने का ज़्यादा शौक़ होता है, सबको शौक़ हो है कि मैं भी सोना का कोई माला पहनूँ, कड़ा पहनूँ, कुछ मतलब कि पहनूँ सोना का। तो जैसे कि सोना पहनते हैं तो सोना उसके गले में
समय उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दिन टिक जाता है, इसलिए क्योंकि उस पर हवा का जो है, वायु का जो है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर जंग ही नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, लेकिन उस पर वायु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मिट्टी वगैरह सबके चलते गंदा हो जाता है, लेकिन उस पर वायु का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग सोना। ठीक है, सोना जो होता है वो मतलब कि वायु के प्रभाव में उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सोना पर। ठीक है, इसलिए हम लोग सोना को ज़्यादा चॉइस करते हैं, और सोना ही है जो सबसे ज़्यादा तन्य होता है, सबसे ज़्यादा उसको पीटने पर मतलब कि तनता है, रबड़ की तरह बहुत ज़्यादा आघातवर्ध एवं तन्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा सोना। उसके बाद से चांदी आता है। अगला क्वेश्चन से आगे ही गया, सबसे अधिक आघातवर्ध एवं तन्य कौन धातु है? तो सबसे अधिक बोल रहा है, तो सबसे अधिक सोना ही होगा। ऐसे में चांदी भी होगा, लेकिन सोना से ज़्यादा नहीं होगा। सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्ध और तन्य होता है, सबसे ज़्यादा तन्य वाला यही है सोना, AU। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसका आंसर हम A नंबर दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, हेमाटाइट जो होता है वो हेमाटाइट वो मतलब कि लोहा धातु का होता है। तो लोहा यानी कि Fe, तो लोहा तो Fe हो जाएगा, और L अगर बॉक्साइट करेगा तो वो ना एल्युमिनियम का होगा। हेमाटाइट का है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दो ऐसे अयस्क हैं जो लोहा का मुख्य अयस्क होता है। लोहा का मुख्य अयस्क दो होता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा धातु का, जिसका संकेत दिया है, लोहा नाम नहीं दिया, देख लीजिए यहाँ पर संकेत उसका दे दिया है, इसलिए आप संकेत प्लस आप लोग मतलब उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जहाँ से लाइट की रोशनी आती है, वो जो पतला कलर का नहीं होता है, स्प्रिंग की तरह ऐसे कलर करके होती है, वो किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। आंसर क्या होगा? B नंबर वाला होगा, टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ऐसे में दोस्तों इस पर आधारित दो प्रश्न पूछा जाता है, बस यहाँ पर प्रश्न की चेंजिंग हो जाती है। किसी में अधातु पूछ देगा तो किसी में अधातु पूछ देगा, सॉरी किसी में एक धातु पूछेगा तो किसी में अधातु पूछेगा। यहाँ पर अधातु पूछा है तो ब्रोमीन जो होता है वो अधातु होता है, और ताप के क्रम पर द्रवावस्था में रहता है। कमरे के ताप पर अधातु ब्रोमीन द्रवावस्था में रहता है। अगर पूछे कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है तो पारा होगा, लेकिन अधातु दिया है तो ब्रोमीन Br होगा, जिसका संकेत Br होता है। आंसर याद रखिएगा, Br भी ऑप्शन में दे सकता है। अब दोस्तों आ गया लोहा के प्रमुख अयस्क है, तो अभी हम आपको बताए थे हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दो लोहा का मुख्य अयस्क होता है। तो हेमाटाइट दिया है या फिर मैग्नेटाइट, दोनों में से कोई तो एक जरूर दिया होगा, तो यहाँ पर आपको हेमाटाइट मिल जाएगा। मैग्नेटाइट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हेमाटाइट तो दिया है तो हम हेमाटाइट पर टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो थोड़ी ना होगा। आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन आ ही गया, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली, अब धातु का नाम पूछना है, धातु का नाम पूछ रहा है। तो धातु अभी हम आपको बताएं उसका नाम क्या है? पारा। जब धातु का आएगा तो पारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पारा धातु सॉरी पारा धातु। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो यानी कि निगेटिव होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है यानी कि माइनस में होती है? तो याद रखना, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा प्लस में होती है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा इनफाइनाइट होती है यानी कि अनंत होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आप लोग ऋणात्मक और मतलब कि ऋणात्मक धनात्मक मत बताना, बल्कि बताना कि उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, तो याद रखना, इसका तो आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध क्या है? तो एक ही संबंध होता है जो F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2। अब गुना करिएगा तो 2F बराबर R भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से यही जो ऑप्शन है वो दिया गया है, F बराबर R/2, ऑप्शन नंबर B। गौर से देखिएगा, F बराबर R/2 दिया है, 2F बराबर R नहीं दिया है। हो सकता है कि आपके एग्जाम
हमें 2a बराबर r दे दे, लेकिन यहाँ पर तो f बराबर r/2 दिया है। एक बार बोर्ड एग्जाम में 2a बराबर r दिया गया था, बहुत छात्र कंफ्यूज हो गए थे कि f बराबर r/2 हम याद किए हैं, लेकिन ऑप्शन में 2f बराबर r दिया है, तो काफ़ी कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक लगाकर चले आए। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि आप लोग समझदारी से काम लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है ना, वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर नहीं बल्कि 25 सेमी होता है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर 25 मीटर भी दिया है, 25 मिलीमीटर भी दिया है, mm भी दिया है और 25 सेंटीमीटर भी दिया है। तो आप 25 सेंटीमीटर वाला पर टिक लगाइएगा, आंसर आपका बी नंबर होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। तो जिसका वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो कम झुकेगा। तो लाल का वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, इसलिए यह कम झुकेगा। तो आंसर आपका लाल ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, लाल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका सभी का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि आंसर आपका बी नंबर वाला सही होगा। मैं आपको बता दूं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, वो काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम होने की वजह से उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। जब उसका प्रकीर्णन अधिक होता है तो नीला रंग का प्रकाश हमारी आँखों पर ज़्यादा आती है, और इसी कारण आकाश का रंग जो है वो नीला हम लोग को प्रतीत होता है। अगर वही कोई वैज्ञानिक यांत्रिक से यात्रा कर रहा है तो उसको आकाश नीला की वजह काला दिखाई देता है, ठीक है। एक्चुअल में काला है, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोगों को नीला दिखाई देता है। इतना बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, सब लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। तो सबसे बड़ा अवतल दर्पण से ही बनता है, सब लोग याद रखिएगा। अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो काफ़ी बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपका राइट आंसर सी नंबर वाला होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि किस लेंस को आप अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अभिसारी उत्तल को कहेंगे और अवतल को अपसारी कहेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर वाला होगा, क्योंकि अवतल लेंस कह रहा है तो अपसारी को हम लोग अवतल लेंस कहेंगे और अभिसारी को उत्तल लेंस कहेंगे। अगर यही दर्पण में जाएगा तो अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे और अभिसारी को अवतल दर्पण कहेंगे। दर्पण में उल्टा होता है और लेंस में ऐसे होता है, सीधा होता है। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर आपका ए नंबर वाला होगा, अवतल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन है। सबसे कठोर तत्व माने तो हीरा ही होता है। क्या होता है, हीरा ही होता है। सबसे कठोर तत्व हीरा ही होता है, आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बन क्या है। तो कार्बन मुख्य रूप से अधातु होता है। क्या होता है, अधातु, यानी कि नॉन मेटल होता है। आंसर आपका बी नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर क्या होती है, एफ बराबर r/2 ही ना होती है। तो उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी ना होती है, या फिर दुगुनी होती है, आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो मान लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी इसका आधा ही ना होगा, 10 ही ना होगा, तो आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय
परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आंसर आपका सी नंबर वाला होगा, सब लोग याद रखिएगा। और जो लोग भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 2022 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ऐसे छात्र जो है वो 400+ नंबर लाए हैं। मेरा खुद छोटा भाई है जो बहुत ही छोटा है, सब वीडियो यहाँ से देखा था, ऑब्जेक्टिव याद किया था और पूरी 400 नंबर लाया है। बहुत ही खुशी का उस समय माहौल था कि 400+ नंबर ला दिया था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। ठीक है, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो टेलीग्राम ज़रूर डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, क्योंकि टेलीग्राम की मदद से ही आप लोग जो क्वेश्चंस भूलोगे उसका टेस्ट देकर हमेशा याद रखोगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए टेलीग्राम। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और जनित्र जो होता है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आंसर आपका कौन सा होगा, बी नंबर वाला होगा, सब लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म जो होता है ना वो 5 सतहों से घिरा होता है, ओनली 5 सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है, तो केंचुआ। केंचुआ जो है वो एक उभयलिंगी जंतु होता है। आंसर याद रखिएगा 45 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन से कि परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण ही होते हैं, परागकण होते हैं। आंसर आपका डी नंबर वाला होगा, सब लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। आंसर आपका सी नंबर वाला होगा, 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। आंसर आपका डी नंबर वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आंसर ए नंबर वाला होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अंतिम प्रश्न पर आ चुके हैं। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो डबल स्मॉल टी मतलब कि आपका आंसर सी नंबर सही होगा। सब लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको 2023 एग्जाम के लिए साइंस का मॉडल पेपर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिए, और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ना वो आपके एग्जाम 2023 में एकदम एग्जामिनेशन हॉल में सीधे पूछा जाएगा। तो एक एक क्वेश्चंस को एकदम याद करना, आप लोग नज़रअंदाज मत करना। ठीक है, और ऐसे ही आपको सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी सारे विषयों का आपको बता देंगे। तो सब लोग ईमानदारी से जय माँ सरस्वती कमेंट में लिखिए तो जल्दी से सब लोग।